तो इतिहास के जो है हिंदी में रिवीजन के हमने जो है लेक्चर की शुरुआत की थी, उसमें 2 लेक्चर आ चुके हैं। ये जो है हमारा तीसरा लेक्चर है। देखिए, इसके पहले कि मैं लेक्चर की शुरुआत करूं, मैं आपको यहां पे रुक के बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करें। ये हमारा जो है मुफ्त का इनिशिएटिव है, इसको ज्वाइन करें और जो है आपको ढेर सारे मटेरियल यहां पे फ्री मिलेंगे, क्विजेज वगैरह भी कराए जाते हैं। साथ ही साथ जो है अपनी पढ़ाई को पूरक जो है उसको देने के लिए एक आपको क्या करना है कि हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना है। पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप जो है इन 2 नंबर्स में से किसी नंबर पे कॉल कर लें और हमारे साथ वहां पे जुड़ जाएं। साथ ही साथ देखिए, सारे सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, सब जगह जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है। तो आप इस परिवार में जो है अपना दाखिला कर लें और यहां पे हमें फॉलो कर लें। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि पिछले जो है 2 लेक्चर्स उसमें हिंदी में हमने इतिहास में किया क्या था। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी और उनका क्या काल था, तिथियां क्या थी, वो जो है हमने याद कर लिया था। ऐतिहासिक ग्रंथ और पुराण देख लिए थे। पुराण देखने के बाद हमने क्या किया था, प्राचीन भारत के जो राजवंश थे, उनकी जो राजधानियां थी और जिन्होंने उनकी संस्थापना की थी, उनको देखा था। फिर जो है भारत की कुछ प्रमुख जो पवित्र नदियां हैं, पवित्र नगर हैं, वो देखे थे। और फिर शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो मठ थे 4, उनको जो है हमने मानचित्र के साथ देख लिया था। फिर हमने जो है यहाँ पे विचार किया था कि प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत क्या हैं, पुरातात्विक हैं और लिखित हैं, वो देख लिया था हमने। फिर पाषाण काल की जो है शुरुआत की थी, लगभग खत्म कर लिया था। उसी में जो है आगे अब जो है प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हमें देखनी है भारत में कौन कौन सी थी। ये जो हम प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां तो देखेंगे, उनके लक्षण देखेंगे, उनकी खासियतें देखेंगे और साथ ही मानचित्र पे उनकी जगह क्या है ये भी हम देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की। तो देखिए, कई सारी जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भारत में हुई, उनमें से जो प्रमुख है ये देखिए क्रम से दिया हुआ, तो आपको जो कौन कौन से किस किस काल में था ये याद नहीं रखना है, आप इनके कुछ नाम याद रख लीजिए और आप जो एक क्रम है ये याद रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें आहार संस्कृति की, तो ये 2800 से 1500 ईसा पूर्व थी। कायथा संस्कृति की बात करें तो 2400 से 1800 ईसा पूर्व थी। सावलदा संस्कृति 2300 से 200 और प्रभास संस्कृति जो थी वो 2000 से 1400 ईसा पूर्व थी। मालवा संस्कृति जो कि इंदौर के आसपास मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में, 1900 से 1400 ईसा पूर्व। और अंतिम में जॉर्वे संस्कृति जिसके काफी हमें जो है साक्ष्य मिलते हैं, 1500 से 900 ईसा पूर्व, ये थी महाराष्ट्र के इलाके में। तो यहां से जो ये है आपको बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, तो आपको जो है मानचित्र देखने की जरूरत है। तो ये देखिए बड़ा वाला मानचित्र जो आपने यहाँ पे देखा ना, ये छोटा वाला, उसी को मैं बड़ा दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करें, अगर हम अब तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में जिसको कि चैल्कोलिथिक साइट बोलते हैं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, वो आप भूल जाइए। आप याद रखिए कि राजस्थान के उत्तरी हिस्से में, राजस्थान के उत्तर पूर्वी हिस्से में जो सीकर और झुंझुनू जिला है, वहां पे जो कई तांबे के खदान भी हैं आज, तो वहां पे जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति जो है ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। इसके अलावा राजस्थान में गिलुंद, आहर और बालाथल भी है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ईरान, कायथा और नौडा तोली है। फिर अगर बात करें गुजरात की तो रंगपुर और प्रभास पाटन है। फिर अगर हम चले यहाँ पे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के आसपास देखिए दैमाबाद जो है सबसे बड़ी ताम्र पाषाणिक संस्कृति मिली थी। इसके अलावा नेवासा, इनामगांव और जॉर्वे भी है, और जॉर्वे संस्कृति में ये सारी संस्कृतियां आती हैं। कर्नाटक की बात करें तो मास्की, संगनकल्लू, पिकलीहाल, हल्लूर और ब्रह्मगिरी है। ये आप याद रखिए, ये सारे जो हैं 5 कर्नाटक में हैं। तो क्या बस यही दक्षिण और जो पश्चिमी भारत है वहां है क्या? नहीं। बिहार में चले जाइए, चिरांद हो गया। अपने उत्तर प्रदेश में नरहन, फिर कोलडेहवा उत्तर प्रदेश में बेलन नदी के आसपास। फिर देखिए यहां पे जो पश्चिम बंगाल है, वहां पे भी पश्चिम बंगाल में देखिए पांडु राजार धीबी नाम की जगह जो है, ये भी एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। और यहां पे चले आइए उड़ीसा में, देखिए गोलाबाई सासम जो है, ये भी एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। तो इस बात को समझ गए। यही सारे जो है छोटे जो मैप में दिखाए गए मानचित्र में। तो यहां पे मैंने बात की मालवा संस्कृति की, जो कि इंदौर के आसपास है। तो मालवा संस्कृति की खासियत यह है कि आप यहां पे कई सारे उत्कृष्ट जो है, उत्कृष्ट मानदंड के जो मृद भांड मिले। मृद भांड मतलब मिट्टी से बने बर्तन। मध्य प्रदेश में देखिए मैंने यहां पे जो कायथा संस्कृति बोली है और ईरान बोली है, ये भी जो है मध्य प्रदेश में है। लेकिन इनकी खासियत क्या है कि मध्य प्रदेश का कायथा संस्कृति, ईरान और साथ ही साथ पश्चिम महाराष्ट्र में जो इनाम गांव है, यहां पे जो बस्तियां मिली हैं वो किलाबंद है। पूरा का पूरा किला तो नहीं होगा, लेकिन एक छोटे लेवल का जो है किलाबंद वहां पे आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये जो है कायथा, ईरान मध्य प्रदेश के और पश्चिम महाराष्ट्र का इनाम गांव, ये जो बस्तियां हैं किलाबंद हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल जो कि इसमें नहीं बताया मैंने आपको, मानचित्र में भी नहीं बताए, तो कई सारे हैं। देखिए अहमदनगर जिला चले जाइए आज का, तो वहां पे आपको जॉर्वे, नेवासा, दैमाबाद, और पुणे जिला चले आइए तो वहां पे चंदोली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, ये सारे जो है
के ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके में मिली हैं। तो ये सारे के सारे जो महाराष्ट्र वाले हैं पूरा स्थल वो जॉर्वे संस्कृति के हैं। वो ये आपको मैंने मानचित्र पे दिखाया। जॉर्वे संस्कृति में देखिए आज तक टोटल जो है कुल जो है 200 जॉर्वे स्थल जो पाए गए हैं। और गोदावरी नदी के किनारे जो मैंने आपको दैमाबाद पढ़ाया था, वो दैमाबाद जो है जॉर्वे में सबसे बड़ा स्थल है। जॉर्वे संस्कृति में जो कि एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, उसमें गोदावरी नदी के किनारे दैमाबाद जो है सबसे बड़ा है। लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है और माना जाता है कि इसने इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 4000 लोग जो है एक साथ रह सकते थे। देखिए जॉर्वे संस्कृति में ही जो नेवासा है वहां पे पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो आज मतलब जूट बोलते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोग जो है जूट या पटसन का सामान या कपड़े जो है पहनते थे। जो महाराष्ट्र का ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है जॉर्वे संस्कृति, जैसे कि नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव, यहाँ के पुरा स्थलों में एक और खासियत है। यहाँ के देखिए मृतकों को अस्थि कलश मतलब ये नहीं होता कि अस्थि से बना हुआ कलश। अस्थि कलश मतलब होता है कि एक बड़ा सा कलश रहेगा, वो मृत भांड का बने चाहे कैसे भी बने, उसमें अस्थियां रखी जाएंगी। और जो लाशों को बिछाया जाता था वो तो उत्तर से दक्षिण दिशा में, और वो भी कहां, घरों के ही फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। देखिए ये जॉर्वे संस्कृति की खासियत है कि अस्थि कलश जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में अपने घर के ही फर्श में मानते थे कि उनकी जो है फिर से जो उत्पत्ति होगी, इसलिए घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। ये जो जॉर्वे संस्कृति का आपने इनाम गांव स्थल देखा, इनाम गांव स्थल की एक और खासियत है कि अगर आरंभिक ताम्रपाषाण काल की बात करें तो इनाम गांव में आपको चूल्हा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कच्ची मिट्टी के बने मकान भी मिलेंगे और कुछ ऐसे मकान भी मिलेंगे जो गोलाकार गड्ढों वाले मकान है, गोलाकार गड्ढों वाले। लेकिन अगर वहीं पे ताम्रपाषाणिक अवस्था के आप पश्चात काल में चले जाइए, जो कि 1300 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, तो वहां पे आपको 5 कमरों वाला एक मकान मिलेगा, जिसमें कि 4 कमरे तो आयताकार हैं, मतलब रेक्टेंगुलर हैं, और एक कमरा जो सर्कुलर है या वृत्ताकार है। इनाम गांव में से देखिए 100 से अधिक जो है घर पाए गए हैं और कई सारे कब्रें पाई गई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनाम गांव जो है वो बस्ती जो है किला बंद है और एक खाई से भी गिरी हुई है, ताकि जो कई जानवर जो तो जैसे हाथी वगैरह है वहां पे खाई बनाई हुई है, तो उसमें जो है घुस न पाए, ये माना जाता था। यहाँ के जो घर बनाए जाते थे इनाम गांव में, तो सरदार जो होता था वो बीच में रहता था केंद्र स्थल में, और जो आपके जो कारीगर हुए जैसे कि शिल्पी हुए या पंसारी लोग हैं वो देखिए पश्चिमी छोर पे, मतलब इस छोर पे रहते थे। इसकी ये खासियत है इनाम गांव के संस्कृति जो मिली है जॉर्वे से जो बिलोंग करती है, उसकी खासियत है ये। मैंने आपको पूर्वी भारत दिखाया था, तो पूर्वी भारत में देखिए गंगा के तट पे बिहार में चिरांद मिल जाएगा, जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में चले जाइए तो वहां आपको पांडु राजा ढीबी मिलेगा, और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भी जो है एक जगह है बहिष्दल, वहां भी ताम्रकालीन जो है स्थल आपको आज मिल जाते हैं। कुछ और जगह भी पूरा स्थल की खुदाई हुई है, जैसे कि बिहार में सेनुआर हो गया, सोनपुर हो गया, सोनपुर में जो है जानवरों का मेला भी लगता है, ताराडी हो गया। और देखिए उत्तर प्रदेश में अगर चले जाइए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाया था नरहन के साथ आप खैराडी भी याद रखिए। जो यूपीपीसीएस के लोग हैं वो याद रखें कि ताम्रपाषाण कालीन जो है उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के खैराडी और नरहन में मिलता है स्थल। अच्छा, जो बर्तन कैसे मिलते थे, तो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ सारे के सारे जो ताम्रपाषाण कालीन काल के जो बर्तन मिलते हैं, तो जो जल पात्र मिलेगा, एक जल पात्र होता ना पानी पीने का, तो उसमें टोटी लगा हुआ मिलेगा, टोटी से पानी पीते थे या पानी गिराते थे। और जो तस्तरियां मिलती थी वो प्लेन नहीं होती थी, उसमें जो है गोड़ीदार तस्तरियां मिलती थी, ये इनकी खासियत है। और कटोरे जो हैं वो भी जो है गोड़ेदार मिलेंगे। यहाँ पे देखिए गोड़ेदार कटोरे, गोड़ीदार तस्तरियां और टोटी वाले जल पात्र, ये सारे जो है ताम्रपाषाण कालीन युग के जो है बर्तनों की खासियत है। यह भी पता चला है कि दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान के ताम्रपाषाणिक जो संस्कृतियां मिली हैं, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में चले जाइए, मतलब एक पार्टिकुलर जो है क्षेत्र की बात हो रही है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो पश्चिम भाग है, वहां पे ताम्रपाषाण काल के जो युग के वहां पे चीजें मिली हैं। उसमें यह पता चलता है कि वो लोग मवेशी को पालते थे और खेती भी करते थे। देखिए मवेशी को मारना अलग बात है, उनको पालना अलग बात है, रखना अलग बात है। साथ ही साथ खेती जो है एक अच्छे तरीके से करना, ऑर्गेनाइज्ड होकर करना, प्लान करके करना अलग बात है। और एक खेती होती है जंगल से आप फसल काट के ले आते हो, वो अलग बात होती है। तो खेती करना और मवेशी पालने के जो आपको यहाँ पे सबूत मिल जाएंगे दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण कालीन युग से। अच्छा, जानवर, जब मवेशी की जानवर की बात आ गई तो क्या, गाय होती थी, भेड़ होता था, बकरी होती थी और भैंस होती थी, इनको तो पालते थे। लेकिन हिरण जो जंगलों में था उनका शिकार करते थे। ऊंट के अवशेष भी मिले हैं, ऊंट के भी अस्थि पंजर मिले, क्योंकि राजस्थान की बात हो रही है। और एक बात, यह अनाज कौन सा, देखिए सबसे ज्यादा तो ये खाते थे गेहूं और चावल, साथ ही साथ आपको बाजरे की खेती के भी साक्ष्य यहां पे मिल जाएंगे।
अब चूंकि ये ताम्र पाषाण कालीन युग की बात हो रही, तो पाषाण की बात होगी तो शिल्पी लोग तो होंगे। तो इस युग के लोग जो है शिल्प कर्म में माना जाता है कि बड़े दक्ष थे, क्योंकि पत्थर का जो काम मिलता है आज वहां पे बहुत अच्छा काम किया हुआ मिलता है। तो कौन कौन से पत्थर थे? देखिए, कार्नेलियन हो गया, स्टीएटाइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। इनके क्रिस्टल से बने अच्छे पत्थरों के देखिए मन के, मतलब माला में जो होते हैं मोतियां, मन के मिल जाएंगे या गुटकाएं भी मिल जाएंगी। किस पत्थरों के? कार्नेलियन, स्टीएटाइट और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल से बने हुए। और खुदाई की गई तो यह भी मिला कि कताई और बुनाई करना भी ये जानते थे, क्योंकि अगर मालवा की संस्कृति जो आपके इंदौर के आसपास पड़ती है मध्य प्रदेश में, खुदाई की गई तो वहां पे चरखा भी मिला और तकलियां भी मिली। तो इससे क्या पता चलता है? कताई और बुनाई भी जानते थे, पत्थर का काम भी जानते थे। अब आज के युग में भी महाराष्ट्र जो है कपास की खेती के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। उस काल में भी महाराष्ट्र के काल में जो खोदा गया वहां पे नीचे जमीन के अंदर, तो कपास हो, सन हो, सेमल हो, इनके धागे मिले, इनकी रुई से बने हुए। ये सब क्या है? ये सारे जो है कपास, सन और सेमल जो है वस्त्र या रस्सी बनाने के लिए जो है धागे होते हैं, जो मतलब पेड़ों से निकलते हैं। इतना ही नहीं था, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे तो कुंभकार भी होगा, वो भी थे। धातु के चीजें मिलेंगी तो धातुकार भी थे। और चूंकि हाथी दांत पे आपको पता है कि कई तरह के शिल्पी की जाती है, तो हाथी दांत के जो भी है शिल्पी के नमूने यहां मिलते हैं। चूना बनाने वालों का भी साक्ष्य पता चलता है। बच्चों को खेलने के लिए जो मिट्टी की मूर्ति मिलती है, तो उसके भी तो शिल्पीकार होंगे, टेराकोटा जिसको बोलते हैं, उसके भी कारीगरों का जो है प्रमाण मिलता है। अगर बात करें आपके महाराष्ट्र में इनाम गांव की, तो वहां एक मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, जिससे पता चलता है कि लोग जो है एक मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग मदर गॉडेस मिलते हैं, तो ये बोलते हैं। तो ये जो है इनाम गांव से मिली है। अब बात यह है कि जो आपके इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, वो देखने में बिल्कुल लगता है जैसे कि पश्चिम एशिया में जो मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली थी उनसे मिलती जुलती हैं, एक सिमिलैरिटी है। तो पता चलता है कि शायद संस्कृतियां आपस में जुड़ी हुई थी। मालवा और राजस्थान में जो है रूढ़ शैली में बने मिट्टी की वृषभ मृत्तिकाएं, ये जो वृषभ मूर्तिकाएं होती हैं, वृषभ का मतलब क्या होता है? आज जो आप सांड बोलते हो, मतलब उसको जो है शुद्ध हिंदी या संस्कृत में वृषभ बोलते हैं। तो आपके मालवा और राजस्थान की संस्कृतियों में देखिए मिट्टी से बना हुआ सांड की मूर्ति मिलती है, वृषभ मूर्तिकाएं मिलती हैं। इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं सांड जो था किसी देवता का वो वाहन वगैरह माना जाता था, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। तो एक माना जाता है कि शायद उनका कोई धर्म भी था। अच्छा, बच्चों को कैसे दफनाते थे? अगर आप पश्चिमी महाराष्ट्र का चंदौली देखें या नेवासा देखें, जो कि जॉर्वे की संस्कृतियां हैं, तो कुछ बच्चों के गलों में जो है आपको तांबे के मनकों का एक माला मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को कब्रों को देखें तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको कुछ बर्तन रखे हुए मिल जाएंगे। तो दफनाने के टाइम पे वो लोग, देखा जाता है कि अमीर लोग जो थे वो लोग तांबे के मनकों वगैरह का हार पहनाते थे बच्चों को, और जो साधारण लोग थे वो कुछ बर्तन रख देते थे, कभी मिट्टी का हुआ, कभी धातु का हुआ। दफनाने की दिशा में भी फर्क है। अगर महाराष्ट्र में जाएं तो मृतकों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में रखा जाता था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन दक्षिण भारत के ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां, उनमें यह देखा गया खुदाई के बाद कि मृतकों को जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाते थे। अब यहां पे एक और खासियत है कि पश्चिमी भारत में जो है एक संपूर्ण शवाधान होता था। शवाधान मतलब क्या है? यहां पे कि दफनाने की जगह जो एक संपूर्ण होती थी, कि सारे के सारे जो लोग मरेंगे उनको एक जगह दफनाया जाएगा। तो ये संस्कृति जो थी पश्चिमी भारत में थी। लेकिन आप अगर पूर्वी भारत जाएं तो वहां आंशिक शवाधान था, मतलब कि यहां पे थोड़े लोगों को दफनाया, थोड़े लोगों को कहीं और दफनाया, थोड़े लोगों को कहीं और दफनाया। तो ये तो पूर्वी भारत में था आंशिक शवाधान। लेकिन आंशिक शवाधान को आप जो है इंग्लिश में फ्रैक्शनल बरियल बोलोगे। फ्रैक्शन मतलब टूटा टूटा, और एक्सटेंडेड बरियल मतलब कि संपूर्ण शवाधान जो है आपको पश्चिमी भारत में मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा खजाना कहां मिला? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नाम के स्थल से 424 तांबे के औजार हथियार मिले हैं और 102 चांदी के पतले पत्थर मिले। देखिए, सिक्का नहीं बोल रहा, पतले पत्थर बोल रहा हूं। तो ये सबसे बड़ी निधि जो है मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नाम के स्थल से प्राप्त हुई है। 424 तांबे के औजार और 102 जो है चांदी के पतले पत्थर मिले हैं। मैंने मध्य प्रदेश में ही जो आपको ताम्रपाषाण कालीन एक जो है संस्कृति पढ़ाई थी, कायथा। तो कायथा का एक घर में जब खोदा गया तो वहां देखा गया कि 29 कंगन थे जो कि तांबे के बने हुए थे, और एक अद्वितीय कुल्हाड़ी थी। ऐसी 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं। 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई, कहां से? कायथा संस्कृति से। और साथ ही साथ वहां के घर में जो है तांबे के बने हुए 29 कंगन पाए गए। इसी स्थान में मध्य प्रदेश के कायथा में ही स्टीएटाइट और कॉर्नेलियन से बने कीमती पत्थरों से बने जो है हार जो है पात्रों में रख के जमा किए गए थे। मतलब कई लोग जो है धन का वहां पे संग्रह भी करते थे। तो धन कैसा होगा? यही पत्थर होंगे, तांबा होगा। तो स्टीएटाइट और कॉर्नेलियन के बने जो है हार वो कई पात्रों में आपको कायथा में मिल जाएंगे, और जो है तांबे के कंगन और कुल्हाड़ियां भी मिल जाएंगी।
आज जो राजस्थान में जो मैंने आपको बताया कि खेतड़ी जाम की जगह जो है, जहां पे सीकर झुंझुनू के जो क्षेत्र में है, वहां ताम्रपट्टी है। ताम्रपट्टी मतलब तांबा का उत्पादन खेतड़ी से बहुत होता है। वहीं पे ये गणेश्वर जोधपुरा जो है विकसित हुआ था संस्कृति, तो वहां पे तांबा बहुत उस टाइम पे भी था। दक्षिण भारत में चले जाइए, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, पिकलीहाल, संगनकल्लू, मस्की, हल्लूर, यहां से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। आपको मैंने मानचित्र पे दिखा दिया है। दक्षिण भारत में यह खासियत थी कि आपके कृषक की जगह चरवाहा संस्कृति ज्यादा समृद्ध थी दक्षिण भारत में। यह याद रखना आपको कि दक्षिण भारत के ताम्रपाषाण कालीन जो वहां पे आपको साक्ष्य मिले हैं, उससे यह पता चलता है कि कृषक संस्कृति की जगह चरवाहा संस्कृति ज्यादा विकसित थी। मतलब लोग चराना जो है, गाय भैंस को चराते थे, वो ज्यादा था, खेती जो है कम करते थे। फिर चले आइए यहां पे कि सर्वप्रथम आपको पता ही है कि 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है आपके वो पुरातत्व सर्वेक्षण जो आपका मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है 1861 ईस्वी में सबसे पहले एक विभाग की तरह बना था। फिर मतलब ऐसे तो 1861 में बना था, लेकिन विभाग बना हुआ 1871 में। तो उस टाइम पे अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, इसके पहले जो थे महानिदेशक नियुक्त हुए थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक पूरा का पूरा जो है केंद्रीकरण करके अपने मिनिस्ट्री में एक तरह से डाल दिया। तो उस टाइम पे जॉन मार्शल जो थे इसके प्रथम महानिदेशक बने। तो सबसे शुरुआत में अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन बाद में जॉन मार्शल जो इसके महानिदेशक बनाए गए। आपको पता होना चाहिए कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट देखिए ब्रिटिश एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे, साथ ही साथ पुरातत्वविद भी थे, दोनों थे ये। इनकी ये खासियत थी कि इन्होंने भारत में जो है 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। इसलिए ये जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो ये थे ब्रिटेन के भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, जिन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाणकालीन बस्तियों की जो है अन्वेषण की शुरुआत कर दी थी भारत में। अच्छा, एक पुरातत्विक वैज्ञानिक थे क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। इनकी खासियत क्या है कि इन्होंने डेनमार्क का जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसमें जो सामग्रियां जमा की गई, उसके आधार पर इतिहास को पाषाण काल, कांस्य लौह युग जो है, ऐसे जो त्रियुगीन विभाजन किया गया है अपने भारत या कहें पूरे विश्व का जो पाषाण काल, कांस्य काल और लौह युग बांटा गया है, ये जो त्रियुगीन विभाजन है 1820 ईस्वी में एक क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन थे, उन्होंने किया था। और उन्होंने आधार लिया था डेनमार्क का कोपेनहेगन जो संग्रहालय है उसकी सामग्रियों को। अच्छा, पशुपालन के साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलते हैं? देखिए, जो आपका मध्य पाषाण काल मैंने आपको पढ़ाया पहले, उसी के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे साक्ष्य आपको भारत में कहां मिलेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला चले जाइए, वहां पे आदमगढ़ नाम की जगह है, यहां पे जो है आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है, वहां पे बगौर नाम की जगह है, वहां भी आपको पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यह रुक के मैं एक चीज आपको यहाँ पे जो है तिथियां हैं थोड़ी आपको बताना चाहूंगा। मेहरगढ़ में जो है कपास की खेती सबसे पहले शुरुआत हुई थी 7000 साल पहले आज से। नगरों का आरंभ जो है 4700 साल पहले हो गया था। लेकिन हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई थी? 3900 साल पहले। और हड़प्पा के अलावा अन्य नगरों का विकास कब होना शुरू हुआ? 2500 साल पहले। यहां पे एक और जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, यहां पे जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया तो वो दिखा देता हूं कि फेंस क्या होता है। देखिए, फेंस जो है कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, ये कोई पत्थर नहीं है, कोई शंख नहीं है। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। फेंस क्या होता है? देखिए, बालू को लीजिए या स्फटिक के पत्थरों को लीजिए, इनके किसी भी बालू या स्फटिक के पत्थरों को आप जो है पीस के चूर्ण बना लीजिए और उसमें गोंद मिला लीजिए। इसके बाद जो एक ठोस वस्तु प्राप्त होती है उसको फेंस बोलते हैं। इसमें थोड़ी सी जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आप अच्छी अच्छी वस्तुएं बना सकते हैं, उस पर उकेर सकते हैं। फेंस की जो वस्तुएं देखिए, एक एग्जांपल, इसका कलर देख रहे हैं आप, हल्का सा जो है नीला है या समुद्र का जो हरापन कलर होता है वैसा रंग है। फेंस की वस्तुओं पर देखिए चिकनी परत चढ़ाते थे, नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेंस के बने हुए मनके हुए, चूड़ियां हुई, बाले हुए और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये आपको जो है पुरातत्व स्थल में आपको फेंस की जो है आकृतियां मिल जाएंगी। याद रखना है कि फेंस एक कृत्रिम वस्तु है। बालू या जो है आप किसी और स्फटिक के पत्थरों को चूर्ण में, गोंद में मिला के आप बना सकते हैं फेंस, और ये लंबे टाइम तक रहता है। इस पे अच्छी चीजें उकेरी जा सकती हैं। तो ये तो होगी पश्चिमी और दक्षिण भारत की। देखिए, मध्य गंगा घाटी चले जाइए, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला चले जाइए, यहां पे तो आपको सबको ही पता है कि बहुत चीजें मिली हैं। प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश के 3 स्थल जो हैं बड़े जो हैं प्रमुख हैं। सराय नहर्राय, याद रखना है, महदहा और दमदमा। ये सराय नहर्राय, महदहा और दमदमा प्रतापगढ़ जिले में जो है उत्तर प्रदेश में, यहां पे ताम्रपाषाण कालीन जो है काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं। दमदमा में तो ये देखिए कि 5 साल उत्खनन किया गया और उसके बाद जो ये पता चला कि यहां पे पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्र में दमदमा में 41 जो है मानव शवागान जो मिले हुए हैं, जहां पे लाशों को दफनाया जाता था। इसमें से जो 5 शवागान है वो युग्म शवागान है। मतलब क्या है युग्म? मतलब कि माना जाता है कि पति पत्नी दोनों को साथ को दफनाया गया।
एक ऐसा शवागान है जिसमें 3 मानव कंकाल साथ में है, बाकी सारे जो हैं उसमें एक एक मानव कंकाल ही मिला है। अच्छा, खाद्यान्नों का उत्पादन कैसे हुआ? देखिए, खाद्यान्नों का उत्पादन जो है आपको पहले भी बताया है, नवपाषाण काल में हुआ, ये याद रखना है। खाद्यान्नों का उत्पादन कब हुआ? शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल युग में हुई। और इसी समय पे मनुष्य ने जो है कृषि कर्म करना शुरू किया। जंगल से फसल काट लेना कृषि नहीं होती, वहां से जो है जंगल से एक आप फसल लेकर आइए, उसको उगाइए एक जगह पे, फिर उससे जो फल मिला, मतलब कि गेहूं हुआ, चावल हुआ, उसके दानों से बीज बनाइए, इसको बोलते हैं कृषि। इस चीज की शुरुआत जो है नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में जो है आपको मानव का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिला है? मानव का, होमोसेपियंस का कहां मिला है? देखिए, नर्मदा का जो घाटी क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, वहां पे मिला, पश्चिमी नर्मदा में। इसीलिए जो है पहला जो मानव भारत में पाया जाता है उसको नर्मदा मैन भी बोलते हैं या नर्मदा मानव भी बोलते हैं। इसकी खोज काफी बाद में, देखिए आजादी के काफी बाद में 1982 ईस्वी में की गई थी। तब जाके पता चला कि नर्मदा क्षेत्र में जो है नर्मदा मानव हमारे भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य है। यहां पे एक जो जानकारी जान लीजिए कि आज के युग में 8 जो होते हैं हमारे खाद्य अनाज उपयोग किए जाते हैं। जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, 3 हो गए, मक्का, बाजरा, सोरगम हो गया, 6 हो गए, राई और जई टोटल जो है ये 8 हो गए जो खाद्य अनाज जो है इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, कुछ देखिए सबसे पहले शुरुआत कहां हुई? अगर बात करें 8000 साल पहले, तो जौ की शुरुआत हुई थी। कहां हुई थी? जो आज भूमध्य सागर का जो इलाका है, मतलब ईरान के आसपास जो मध्य स्थित पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, वहां पे आज से 8000 साल पहले जौ की शुरुआत हो गई थी। और इसी इलाके के आसपास जो है गेहूं की भी शुरुआत हुई थी, वो भी लगभग 8000 साल पहले हो गई थी। पाकिस्तान के देखिए बलूचिस्तान में चले जाइए, वहां पे आपको बार बार एक महत्वपूर्ण स्थल मैं बताता हूं, मेहरगढ़। उसकी खासियत यह है कि पाषाण काल संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत हुई है, उसके सारे के सारे जो साक्ष्य आपको मेहरगढ़ में मिल जाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन था जिसमें कोई ब्रेक नहीं था। पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत के जो साक्ष्य आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान का प्रांत जो है, वहां मेहरगढ़ नाम की जगह है, वहां से मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो नवदा टोली है, देखिए उसकी खुदाई किसने की थी? उसका उत्खनन जो है दक्कन कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, दक्कन कॉलेज पूना में, वहां के प्रोफेसर HD संकालिया थे। उन्होंने वहां पे जो है काफी उत्खनन कराया। कहां पे? नवदा टोली मध्य प्रदेश में। यह ताम्रपाषाण कालीन एक सभ्यता संस्कृति थी नवदा टोली मध्य प्रदेश में। और यहां से जो है आपके महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित जो है ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल मिला है। और इसकी तिथि जो निर्धारित की गई नवदा टोली की, कब से कब की गई? 1600 से 1300 ईसा पूर्व जो है निर्धारित की गई है। ये जो नवपाषाण काल जो था, दक्षिण भारत में जो नवपाषाण युग था, उसकी एक खासियत है, वहां जो शव दफनाए जाते थे तो उसके आसपास जो है तरह तरह की आकृतियां बनाई जाती थी। ये मान लीजिए एक शव डाला यहां पे और पास में बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, तो इसको जो है इंग्लिश में तो बोलते हैं मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा और लिथ मतलब पत्थर, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? बृहत पाषाण। बृहत मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। तो ये जो बृहत पाषाण खंड पाए जाते हैं, ये आपके दक्षिण भारत के नवपाषाण योगिन जो है समाधियां हैं वहां पाई जाती हैं। और ये जो मेगालिथ या बृहत पाषाण भी है, उसके भी देखिए कई टाइप हैं, कई विभाजन हैं। एक होती है शिष्ट समाधि, एक होती है पिट सर्कल। पिट सर्कल मतलब क्या? एक छोटा सा पिट बना दीजिए, छेद बना दीजिए, वहां पे जो है लाश को रख दीजिए और उसके अराउंड जो है एक वृत्त बना दीजिए, तो हो गया पिट सर्कल। तो आपको जो है आकार वगैरह मैं यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, आप नाम याद रख लीजिए। शिष्ट समाधि, पिट सर्कल, कैर्न सर्कल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं मतलब गुफा की तरह बनाई हुई, और मेहिर या मेनहिर। मेहिर या मेनहिर की यह खासियत है कि अभी अभी ये न्यूज में बहुत ज्यादा आया था, हिंदू में आया कि तमिलनाडु में कई नए जो है स्थल ऐसे मिले जहां पे मेहिर या मेनहिर है। देखिए पत्थर तो दिखता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आसपास में लाश है, पत्थर तो एक जैसे लगेंगे। तो जब लाशों का उत्खनन किया गया तो पास में जो पत्थर रखे गए थे, पता चला कि वो मेनहिर थे, जो कि एक तरह का बृहत पाषाण या मेगालिथ होता है। ये एक तरह की समाधियां थी। बृहत पाषाण स्मारक जो थे वो समाधियां स्मारक थी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आग की जो खोज है वो नवपाषाण काल में मिली। तो जो आपको राख के टीले मिलेंगे वो भी नवपाषाण काल में मिलेंगे। तो सबसे पहला कहां मिलेगा? कर्नाटक का जो मैसूर जिला देख रहे हैं, वहीं पे एक वेल्लारी जनपद है, वहां पे संगनकल्लू नाम की जगह जो मैं आपको जो मानचित्र में दिखाया था, वहां पे नवपाषाण युग का जो है राख का टीला मिलेगा। तो इससे यह पता चला है कि जो आग की शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। और सबसे पुराना स्थल मैसूर जिले के आसपास वेल्लारी जनपद में संगनकल्लू नाम की जगह जो है, वहां पे उत्खनन से राख का टीला मिला है, कर्नाटक में पड़ता है। मध्य प्रदेश का रायसेन जिला जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है, वहां भीमबेटका जो है एक प्रागैतिहासिक मतलब शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए गुफाओं के जो है ऊपर सरफेस पे, साइड पे ये लोग पेंटिंग कर देते थे और वो आज भी देखे जाते हैं। इसीलिए जो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर जो है घोषित कर दिया। इन्हीं गुफाओं में उनका जीवन मरण भी होता था, वहां पे वो पेंटिंग भी करते थे या चित्रकारी करते थे।
अब जो चित्रकारी है वहां पे कौन से जानवर मिले हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो हाथी का आपको यहां पे मिल जाएगा चित्र, सांबर का मिल जाएगा जो कि हिरण का टाइप होता है, और हिरण का मिल जाएगा। यहाँ पे लगभग 700 शरण स्थल या शेल्टर केव्स मिले हैं, गुफाएं जो हैं लगभग ऐसी 700 मिली हैं। इनमें जो है भीमबेटका समूह का 243 है और बाकी जो 178 है वो लाखा जुआर समूह का है। ये दो हैं, भीमबेटका समूह और लाखा जुआर, ये दोनों जो हैं आपको शरण स्थल हैं। लगभग 700 ऐसे शरण स्थल आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल जो भीमबेटका है वहां से चित्रकारी वाले कितने शिलाश्रय मिले हैं या मतलब शेल्टर केव मिले हैं, ऐसे चित्रकारी वाले जो देखिए 500 मिले हैं। अब बात आएगी जब गंगा यमुना दोआब मतलब दो नदियों के बीच का स्थल, तो गंगा यमुना के दोआब की बात करें तो वहां पे जो आपको संस्कृति मिली इस समय की, उसकी खासियत यह है कि मृदबांड अत्यंत मिलते हैं, इसीलिए इस संस्कृति का नाम ही रख दिया गया गेरुवर्णी गैरिक मृदबांड संस्कृति। क्यों? गंगा यमुना दोआब के संस्कृति को सबसे शुरुआती को गेरुवर्णी गैरिक मृदबांड क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे को ढेर सारे गेरुवर्णी जो है मृदबांड मिल जाएंगे। इसके साक्षरता विषय कहां आपको मिलेंगे? देखिए मेरठ जिला जो पड़ेगा आपके यूपी का, वहां पे हस्तिनापुर जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगा गेरुवर्णी गैरिक मृदबांड संस्कृति। साथ ही साथ एटा जिला जो है वहां पे एक जगह है अतरंजी खेड़ा, वहां से भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये दोनों आपको अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर जो है याद रखना है। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास एक स्थल है बुर्जहोम। बुर्जहोम की खासियत यह है कि आपको यहाँ पे नवपाषाणिक अवस्था में, नवपाषाण काल के यहाँ पे मानव कंकाल मिलेंगे। ये कोई बड़ी खासियत नहीं, मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल भी शवागान में है। ये इसकी खासियत है बुर्जहोम की, जो कि श्रीनगर के आसपास है। नवपाषाण युगीन जो है ये स्थल है। और यहाँ की एक और खासियत है, चूंकि ठंड ज्यादा होती थी तो लोग जो है गड्ढे वाले घर बनाते थे या गर्तावास बनाते थे। ये भी जो है बुर्जहोम की खासियत है। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम का जो नाम आया तो उसके बारे में थोड़ी चीज बता दूं कि 1814 में जो है इनका जन्म हुआ था, 1893 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ये देखिए एक ब्रिटिश सेनाधिकारी थे, बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करते थे, लेकिन बाद में 1861 ईस्वी में जो है सेना से जब इनकी सेवानिवृत्ति हो गई तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक बन गए। बाद में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसका नाम बदल के रख दिया गया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये जो है भारत सरकार के अंदर आता है और संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तकारी या ऑटोनोमस संगठन या इंस्टीट्यूशन है। इस तरह से जो है हमारा जो पूरा जो है ताम्रपाषाण कालीन और जो आप कहिए कि एक तरह से जो पाषाण काल है वो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे सैंधव सभ्यता या संस्कृति की, जिसको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सैंधव सभ्यता है उसके लिए एक नाम नहीं है, 3 नाम प्रयोग किए जाते हैं। एक तो सिंधु सभ्यता क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु घाटी सभ्यता क्योंकि सिंधु की घाटियों में है, तीसरा हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहला जो प्रमाण मिलता है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नाम की जगह से मिलता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसका नाम पड़ गया, क्योंकि हड़प्पा जो है पहली जो है यहां पे प्रमाण मिला था हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता का। अच्छा, और एक बात है कि इसकी तिथि भी अलग अलग मानी जाती है अलग अलग विद्वानों के हिसाब से। अगर आप जो नया जो भारतीय जो है पुरातत्व संस्थान जो है उसकी बात माने तो उन्होंने तो बता दिया कि काफी पहले का है, लेकिन अभी वो किताबों में नहीं आया, तो आपको तो किताबों वाला पढ़ना है। अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग जो है तिथियां निर्धारित की हैं, आपको रटनी नहीं है, नाम जान लीजिए। जॉन मार्शल बोलते हैं कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व था। यहां पे अर्नेस्ट मैके की माने तो 2800 से 2500 ईसा पूर्व था। और आपके भारत के माधव स्वरूप वत्स की माने तो उनका मानना है कि 2700 से लेके 2500 ईसा पूर्व था। तो जॉन मार्शल की खासियत क्या है? जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आपके महानिदेशक रहे थे। ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कुछ ऐसी थी, थोड़ा सा अफगानिस्तान, लगभग पूरा पाकिस्तान, गुजरात, हल्का सा महाराष्ट्र, यहां पे देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, थोड़ा सा यूपी और फिर कश्मीर, ये पूरे एरिया में क्षेत्र में जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता जो है विकसित हुई थी। उसके अलावा अगर सीजे गैड की बात माने तो 2350 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर, ये व्हीलर भी जो थे आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रहे थे, याद रखिएगा, 2500 से 1700 ईसा पूर्व। और फेयर सर्विस की माने तो 2000 से लेके 1500 ईसा पूर्व था सिंधु घाटी सभ्यता का काल। सबके अलग अलग हैं, आपको यहां मैं पढ़ाऊंगा तो एक ही पढ़ाऊंगा उसमें से। अब यहां पे एक और विवाद है कि शुरुआत किसने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, संस्थापक कौन थे? तो देखिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप की बात माने तो जो बाहर से जो आर्य लोग आए थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर की माने वही जो मॉर्टाइमर व्हीलर उन्हीं की बात कर रहा हूं, उसके साथ एक और विद्वान गार्डन चाइल्ड हैं
और व्हीलर जो उनकी माने तो सुमेरियन सभ्यता जो थी उन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। अब सुमेरियन कौन है? आज जो इराक है वहीं पे पहले आपको पता है कि मेसोपोटामिया संस्कृति थी। मेसोपोटामिया संस्कृति के ही आसपास थोड़ा पहले सुमेरियन संस्कृति थी। राखालदास बनर्जी की माने तो द्रविड़ जो है आपके जो भारत के दक्षिण भारत में जो हैं तो उन्होंने ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत की थी, द्रविड़ लोगों ने। अच्छा, खोज कब हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की? देखिए खोज काफी पहले हो गई थी हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन एक जो औपचारिक रूप से जो घोषणा की जाती है खोज की वो देखिए 1921 ईस्वी में, भारत की आजादी के पहले 1921 ईस्वी में आपके जो जॉन मार्शल थे महानिदेशक आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, उनको श्रेय दिया जाता है। लेकिन असली में खोजा था राय बहादुर दयाराम साहनी ने, लेकिन जो निर्देशन दे रहे थे वो जॉन मार्शल दे रहे थे। हड़प्पा में मिला था 1921 ईस्वी में, इसीलिए जो इसको हड़प्पा संस्कृति का नाम दे दिया गया। तो हड़प्पा है कहां? पाकिस्तान का पंजाब जो है प्रांत, वहां पे एक जिला है जिसको पहले बोलते थे मॉन्टगोमरी, अब बोलते हैं शाहीवाल जिला। वहीं पे हड़प्पा जो है रावी नदी के देखिए बाएं तट पे है। रावी नदी जो है सिंधु घाटी की, सिंधु की बोलिए, वो सहायक नदी है। तो अब मोहनजोदाड़ो कहां है? मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे सिंधु घाटी के दाहिने तट पर जो है स्थित है मोहनजोदाड़ो। ये इनमें इतनी जो है मतलब सिमिलैरिटी है, इतना आपस में मेलजोल है और इतनी ज्यादा चीजें दोनों जगहों से मिली है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सबको याद रखते हैं। और एक विद्वान थे पिग्गट महोदय जो कि एक पुरातत्व वैज्ञानिक थे, तो पिग्गट महोदय का तो यह कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है एक विस्तृत साम्राज्य। कौन सा विस्तृत साम्राज्य? सिंधु घाटी साम्राज्य। उसकी जुड़वा राजधानियां कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अलग अलग तिथियां थी कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता कब थी, लेकिन हम जो एक लेके चलेंगे कॉमन वो चलेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है कार्बन 14 से, जो कि एक आइसोटोप माना जाता है। किसका? कार्बन का। तो कार्बन 14 कार्बन 12 दो होते हैं, है ना। तो कार्बन 14 की रेडियो डेटिंग की जाती है। उसके हिसाब से माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति की जो काल था उनका 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था। तो अब नया क्या डिस्कवरी हुआ नहीं हुआ वो हमें नहीं जानना है। किताबों के हिसाब से 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जो है वो माना जाएगा एक स्टैंडर्ड, यही सर्वाधिक मान है। ठीक है, ये 2300-1700 ईसा पूर्व के बीच में जो चला उसमें जो खास करके 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ये 300 जो है काल, ये 300 सालों का जो काल है, माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो अपने चरम सीमा पे थी और गजब का वहां पे विकास हो रहा था। जो नगर जो है काफी विकसित थे, पराकाष्ठा पे थी। और आपको यह भी याद रखना है कि जो आपको मैंने इराक का मेसोपोटामिया सभ्यता बताया या मिस्र की कुछ सभ्यताएं थी, उनके समकालीन थी हड़प्पा की संस्कृति। आपको मैंने ऐसे तो एक ड्रॉ करके बता दिया था उकेर के, लेकिन अब फिर भी याद रखिए कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष या सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के अवशेष आज पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में, बलूचिस्तान में, और भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, थोड़े बहुत पश्चिमी महाराष्ट्र में भी मिलेंगे। और आपको यह भी याद रखना है कि थोड़ा बहुत जो है अफगानिस्तान में भी मिलता है। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? देखिए सुक्ता गेंडर है। सुक्ता गेंडर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, वो हो गया सबसे पश्चिम में। मैप देखेंगे ना, देखिए ना यहाँ पे सुक्ता गेंडर, ये कहां पड़ता है? ये आपके पाकिस्तान के देखिए कि बलूचिस्तान में पड़ता है ना सुक्ता गेंडर। ये हो गया आपका पश्चिमी सीमा, हो गया ना, पश्चिमी सीमा हो गया ना, है ना, पश्चिमी सीमा हो गया। और उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है। ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पे नहीं आपको मैप में दिख रहा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे क्या है? आलमगीरपुर है। तो वो जो है उसका पूर्वी सीमा बनाता है। और उत्तरी पूरास्थल कहां है? जम्मू कश्मीर का मांडा नाम का जगह, जम्मू कश्मीर का यहाँ पे दिखाया नहीं है, मांडा नाम का जो जगह है वो उत्तरी सीमा बनाता है इस सभ्यता का। और दक्षिण में जो मैंने आपको महाराष्ट्र का दैमाबाद दिखाया था, आपको गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पे आसपास में पड़ेगा, दैमाबाद हो गया। तो देख रहे हैं आप, सुक्ता गेंडर हो गया पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा हो गया जम्मू कश्मीर का मांडा, जो आपका पश्चिमी सीमा हुआ वो उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह हुआ? आलमगीरपुर, और जो दक्षिणी सीमा है वो महाराष्ट्र का जो है कौन सा जगह? दैमाबाद। ये चार जो है इसके बाउंड्री बनाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इसका जो आकार है देखिए ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है आकार। ये चतुर्भुज जो चार जो आपको मैंने सीमाएं बताई, लेकिन जो आकार बनता है वो देखिए त्रिभुज की तरह बनता है। और वर्तमान में अगर इसको हम लोग मापें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला गया है। ये मोहनजोदाड़ो की यह खासियत है कि जब वहां पे नरकंकालों को देखा गया तो पता चलता है कि वहां के जो लोग थे, है ना, एथनिसिटी जो एक चीज होती है, मतलब एथनिसिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? जाति बोल सकते हैं एक तरह से, है ना, मानव की जातियां।
तो मानो कि जो प्रजातियां थी आपको मोहनजोदाड़ो के जो है पुरातत्व स्थल से पाई गई, एक नहीं थी, कम से कम 4 प्रजातियां थी। वो जो 4 पता चल गई, में कौन कौन सी थी? देखिए, प्रोटो ऑस्ट्रेलवाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलवाइड को कॉकेशियन भी बोलते हैं, आज जो कॉकेशियन पर्वत वगैरह उसके आसपास की बात हो रही है, तो वहां की प्रजातियां थी। भूमध्य सागरीय भी थी और अल्पाइन भी थी, जो कि काफी ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, और मंगलवाइड भी थे। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलवाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगलवाइड, ये आपको बस नाम याद रखने हैं। आपके मोहनजोदाड़ो में ये चारों तरह के, चारों प्रजातियां के जो है लोग पाए जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा कौन थे? मोहनजोदाड़ो के निवासी जो थे, अधिकांशतः जो थे वो भूमध्य सागरीय रेस के थे, प्रजाति के थे। अब सिंधु घाटी में आपको तरह तरह के नगर मिले हैं, हर जगह अलग अलग नगर मिले हैं। एक नगर में क्या था वो तो हम अलग से पढ़ेंगे, पूर्वी इलाके में, पश्चिमी इलाके में क्या था, लेकिन ओवरऑल जो नगर थे वो भी जो थे 3 तरह में हम उनको विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसे नगर थे जो कि केंद्रीय नगर थे, इन बीचों में होंगे, है ना। तटीय नगर और पत्तन थे, यहां पे थोड़ा बहुत चले जाइए, सागर के किनारे या गुजरात के किनारे लोथल और धौलवीरा जो है वो जो है आपके तटीय या पत्तन नगर हो गए। कुछ अन्य नगर और कस्बे हो गए जो कि न केंद्र में थे न तट पे थे, उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। अब यहां रुक के मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुछ सैंधव स्थल थे और उनके किनारे जो कौन सी नदी के किनारे थे। ऐसे तो देखिए, सैंधव सभ्यता का मतलब होता है कि सिंधु नदी के किनारे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे ही अवस्थित थी। हड़प्पा जो है सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के बताया था बाएं तट पे स्थित है। मोहनजोदाड़ो तो चलिए सिंधु नदी के ही दाएं तट पे स्थित है। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है वो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो कि गुजरात में है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ जो कि पंजाब में है वो सतलज नदी के किनारे है। मांडा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है वो चेनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है वो प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे, और सुक्तागेंडर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है वो दाश्त नदी के किनारे है। और भगवानपुरा कहां पे है? भगवानपुरा देखिए सरस्वती नदी के किनारे है। ये भगवानपुरा पड़ता है हरियाणा में, कुरुक्षेत्र जिले में। लेकिन याद रखिए कि सरस्वती नदी अब जो है अब उसके अवशेष ही मिलते हैं, अभी खोज चल रही है, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे भगवानपुरा को माना जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बस्तियां कौन थी? जो केंद्रीय नगर थे उसमें देखिए हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धौलवीरा जो है समकालीन थे ये, और 3 ये बड़ी बस्तियां थी। कौन? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। अब ये जुड़वा तो आपने पहले पढ़ लिया था, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, उसमें एक जो है गुजरात का धौलवीरा जोड़ दीजिए। तीनों जो है काफी बड़े थे और साथ ही साथ समकालीन भी थे। अच्छा, खुदाई कैसे कैसे की गई? मैंने आपको पहले बताया था कि पता तो बहुत पहले चल गया था, लेकिन औपचारिक रूप से नहीं। सबसे पहले हड़प्पा का टीला जो है, या बोले कि वहां पे वंशावशेष या हड़प्पा के टीलों की जो खुदाई की गई थी, सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो 1826 ईस्वी में ही चार्ल्स मेसन ने दे दी थी इस बात की जानकारी। चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में ही हड़प्पा के टीलों की जानकारी दे दी थी। लेकिन बाद में 1921 ईस्वी में आपके जो दयाराम साहनी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब में, जो कि मोंटगोमरी जिला था उस टाइम पे और अब शाहीवाल जिला हो गया, वहां पे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की, जो कि रावी नदी के बाएं तट पे थी, पहले बता दिया है। ये तो उस टाइम पे उन्होंने जो उसकी खोज की 1921 ईस्वी में। उत्खनन जो है देखिए 1923 ईस्वी से आरंभ हो गया। उसके लिए जो है निर्धारण वगैरह था वो जॉन मार्शल ने किया था। 1923 से शुरुआत हो गई। बाद में 1926 ईस्वी में जो है माधव स्वरूप, जो आपके भारत के थे, माधव स्वरूप वत्स ने वहां पे खुदाई की। और 1946 में आजादी के 1 साल पहले मोर्टाइमर व्हीलर जो थे, उन्होंने व्यापक स्तर पे वहां पे उत्खनन करवाना जो है शुरू कर दिया। तो ये जो नाम है इसके साथ, चार्ल्स मेसन है ना, साथ ही साथ आपका दयाराम साहनी हो गए और माधव स्वरूप वत्स हो गए, मोर्टाइमर व्हीलर हो गए, ये नाम आपको याद रखना है कि इन सारे लोगों ने हड़प्पा में जो है अपने अपने टाइम पे खूब जो है व्यापक खुदाई करवाई थी, उत्खनन करवाया था। इन ज्यादातर नगरों की खासियत क्या होती थी? ये एक नगर बसा हुआ है ना, एक नगर बसा हुआ है। इसमें जो पूर्वी इलाका था, मतलब ये वाला जो एरिया हो गया, ये थोड़ा नीचे होता था, है ना, बड़े बड़े मकान नहीं होते, तो ऊंचाई ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन बड़ा होता था। और ये जो पश्चिमी इलाका होता था वो छोटा होता था, लेकिन थोड़ा ऐसे खड़ा सा लंबा सा होता था। इंग्लिश में जो है इसको सीटाडेल बोलते हैं, है ना। और ये जो है लिविंग, मतलब लोगों के रहने की जगह थी। सीटाडेल में माना जाता था कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की जाती थी, बड़े लोग रहते थे सीटाडेल में, और कई अनाज के भंडार भी मिलते हैं बड़े बड़े सीटाडेल में। तो जो आपका देखिए कि हड़प्पा से मिला खुदाई के बाद, तो 2 टीले मिले। तो जो आपका पूर्वी टीला मिला उसको बोला हमने नगर टीला, और जो पश्चिमी टीला मिला उसको हम लोग सीटाडेल तो इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे? दुर्ग टीला। बोला ना रक्षा के लिए, इसीलिए दुर्ग बोल रहे हैं, दुर्ग टीला बोला है। दुर्ग टीला आपको पश्चिमी जो है उस जगह पे, और जो पूर्वी हिस्सा है उसमें जो है आपको नगर टीला मिलेगा। टीला क्या होता है? खुदाई करने के बाद जो चीजें मिलती हैं उसको टीला बोलते हैं। हड़प्पा में आपको 6 कक्षों से 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए। मैंने आपको बोला ना दुर्ग वाले में आपको अन्नागार बहुत ज्यादा मिलता है। तो छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके जो है 6 बनाए हुए हैं, यहां पे कक्ष, और 2 पंक्तियों में, है ना।
सारे में जो है अनाज रखे जाते थे। तो टोटल जो है 12 कक्ष हो गए। तो अन्नागार में कितने हो गए कक्ष? 12 हो गए, और 6-6 करके 2 जो है पंक्तियों में बनाए गए थे। हड़प्पा के सामान्य आवास के क्षेत्र जो थे उसके दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जो कि उसको समाधि को R37 नाम दे दिया गया। तो कोई पूछे कि R37 क्या है आपके पुरातत्व विज्ञान से, तो हड़प्पा सभ्यता जो संस्कृति मिली पाकिस्तान के पंजाब में शाहीवाल जिले में, जिसको मोंटगोमरी जिला बोलते थे, उसका जो आवास स्थल है, एक तो हो गया आपका दुर्ग स्थल, इधर जो है पूर्वी में जो आवास स्थल हो गया, उसके दक्षिण में कब्रिस्तान है एक, जिसको कि R37 बोलते हैं पुरातत्व वैज्ञानिक लोग। चलिए हड़प्पा के बारे में थोड़ा और जो है हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए कि हड़प्पा में आपको कई जगहों से जो है मुहरे मिलेंगी जिसपे कि अभिलेख लिखे हुए हैं, लेकिन मतलब हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहा हूं, पूरे सिंधु सभ्यता की बात करूं तो कई जगह पे जो है अभिलेख युक्त मुहरे मिलेंगी, लेकिन सर्वाधिक कहां मिली हैं? हड़प्पा से जो है ऐसी मुहरें सबसे ज्यादा मिली हैं जिसपे कि अभिलेख लिखे हुए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि दुर्ग वाला जो एरिया था वो नगर की रक्षा के लिए था, पश्चिम में, है ना। तो ऐसे जो हड़प्पा वाला जो दुर्ग वाला एरिया है जो पश्चिम में जो है नगर की रक्षा के लिए, उस टीले को व्हीलर ने बोला कि वो माउंट एबी है। देखिए ये टेक्निकल नाम है ना। तो माउंट एबी अगर कोई पूछ दे, जैसे R37 क्या बताया था? नगरीय इलाके में कब्रिस्तान बताया था। उसी तरह जो दुर्ग वाला एरिया हड़प्पा में, उसको जो व्हीलर ने बोला कि वो माउंट एबी है। यहां पे और क्या मिला? देखिए ऐसे बर्तन मिले हैं, ऐसे बर्तन मिले हैं, अवशेष मिले बर्तन के, जिसमें मछुआरे का चित्र बना हुआ है, शंख का बना हुआ बैल भी यहां से मिल जाएगा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी दिखाया गया है जिसे कि उर्वरता देवी माना गया। चूंकि एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है तो माना जा रहा है कि ये लोग उसको उर्वरता देवी मानते थे। पीतल का बना इक्का है ना, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा भी मिलेगा, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष भी प्राप्त हुए। ये सारी चीजें जो है आपको हड़प्पा से मिलेंगी। अब मोहनजोदाड़ो चलते हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये सिंध वाले एरिया में है तो सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। तो पता चलता है कि यहां पे आपको बहुत ज्यादा नरकंकाल मिले हैं। सिंध प्रांत कहां है? सिंध प्रांत तो आपको पता ही है पाकिस्तान में है, लेकिन वहां पे जो है मोहनजोदाड़ो कहां है? सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहीं सिंधु नदी के दाहिने तट पे जो है मोहनजोदाड़ो नाम की जगह है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी खोज जो की थी देखिए 1922 में, हड़प्पा के बाद हुई ना, हड़प्पा तो 1921 में मिल गया, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति बोल देते हैं, मोहनजोदाड़ो संस्कृति कौन बोलता है? रखालदास बनर्जी ने जो है 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक क्या है? एक वृहत स्नानागार, एक बड़ा सा देखिए का स्नानागार बना हुआ है, दोनों पंक्तियों में कमरे बने हुए नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए। इधर से पानी आता है देखिए, और ड्रेनेज भी लगाई हुई है, इधर से पानी निकल जाता है। काफी बड़ा सा जो है स्नानागार है, ये आपके मोहनजोदाड़ो में मिलता है। उसकी खासियत है मोहनजोदाड़ो में कि स्नानागार बना हुआ है, वृहत स्नानागार। तो इसकी लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण अगर मैं देखूं यहां पे तो 55 मीटर की है, और जो चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम वो 33 मीटर की है, और गहराई भी काफी जो है अच्छी खासी है। तो जो आपका स्नान कुंड बनाया गया है अंदर जो है, ऐसे देखिए कमरे वगैरह सब जोड़ के मैंने आपको जो है लंबाई चौड़ाई बताई दी, लेकिन जो नहाने की जगह है उसमें देखिए 55 मीटर चौड़ाई है, और आपके यहां पे नहीं, सॉरी 55 मीटर तो बड़े वाले का हो गया। स्नानागार का जो है 11 मीटर की चौड़ाई है और 7 मीटर की उसकी गहराई है। ऐसे नहीं होगा, 11 मीटर की चौड़ाई हो गई, मतलब लंबाई कहिए, चौड़ाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई 11 मीटर की, चौड़ाई हो गई 7 मीटर की, और गहराई कितनी हो गई? 2.43 मीटर की हो गई। सोचिए इतना वृहत है। यह विशाल स्नानागार जो था धर्मानुष्ठान के लिए किया जाता था, मतलब माना जाता था कि कोई धर्म का अनुष्ठान हो उसके पहले नहाने धोने की, पवित्र होने की जगह थी। साइड में जो है कमरे बने हुए थे, और जॉन मार्शल का यह कहना था कि यह तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। तत्कालीन मतलब कब? सिंधु घाटी सभ्यता का जो विश्व था, जिसपे कि आपकी मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता भी उसी टाइम पे विकसित हुई, और आपकी मिस्र की सभ्यता हुई, उस टाइम पे जो है तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण था मोहनजोदाड़ो का स्नानागार। स्नानागार तो हो गया बहुत बड़ा, लेकिन मोहनजोदाड़ो की एक और खासियत है, वहां पे एक देखिए अन्नागार भी मिला है, वो भी बड़ा विशाल है, 45 मीटर लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है, उसमें काफी अन्न रखे जाते थे। वो स्नानागार जो आपका है मोहनजोदाड़ो का, उसी के उत्तर पूर्व में ये आपका अन्नागार भी है। ये जो है मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, याद रखिएगा, विशाल अन्नागार। संभवतः माना जाता था कि ये जो अन्नागार है वहां खाली अन्न की बात नहीं हो रही, वहां पे जो पुरोहित थे, जो पुजारी थे, वो रहते थे, और पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो ऐसा माना जाता है। मोहनजोदाड़ो की खासियत एक और है, वहां उनकी सड़कें, उनकी खासियत है। देखिए सड़कों की चौड़ाई 9.15 मीटर थी। इतनी चौड़ाई थी कि आज के जो हैं आपके पुरातत्व के वैज्ञानिक लोग, विद्वान लोग, उनका कहना है कि ये राजपथ था वहां का। और एक बात
कि पूरे हड़प्पा संस्कृति में मोहनजोदाड़ो में जो है राइट एंगल का बहुत होगा, समकोण, ऐसी चीजें जो आपस में क्रिस क्रॉस करेंगी ना, तो सड़क हो, घर हो, सारे ऐसे, नालियां हो, ऐसे बनाई जाती थी। सड़कें जो होती थी सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी, और जो इसके कारण जो नगर का एक आकार बनता है वो वर्गाकार बनता है, या फिर चतुर्भुज आकार खंड में पूरा नगर जो है विभाजन होता था। इसीलिए जो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्लान्ड स्ट्रक्चर था आर्किटेक्चर। जैसे आज चंडीगढ़ बनाया गया है प्लान करके, है ना, एक योजना करके, तो एक योजनित जो थी यहाँ पे स्ट्रक्चर मिलती है आपको चतुर्भुज की, खंडाकार की, वर्गाकार की। क्यों? क्योंकि जो है समकोण पे काट रही हैं सारी सड़कें जो है आपस में एक दूसरे को, सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटने को जो है ऑक्सफोर्ड सर्कस एक टेक्निकल नाम दिया गया है। याद रखिएगा, कोई पूछे कि एंशिएंट हिस्ट्री में ऑक्सफोर्ड सर्कस क्या है, तो जो आपकी हड़प्पा संस्कृति है वहां पे सड़कें जो आपस में एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, तो उसको जो हम लोग ऑक्सफोर्ड सर्कस बोलते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि मोहनजोदाड़ो का जो पश्चिमी भाग है, वहां का जो दुर्ग का जो एरिया है, मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग में जो दुर्ग का जो एरिया है उसको स्तूप टीला भी बोला गया। क्यों? क्योंकि इसी एरिया में, इसी क्षेत्र में बाद में कुषाण शासक आए थे और उन्होंने वहां पे एक स्तूप का निर्माण किया था, इसीलिए उसको हम लोग मोहनजोदाड़ो के पश्चिमी भाग को हम लोग दुर्ग वाला जो भाग है उसको स्तूप टीला भी बोलते हैं। उनको क्या पता था कि यहाँ पे मोहनजोदाड़ो के लोग रहते अपनी हड़प्पा संस्कृति के, उन्होंने तो सिंपली वहां पे एक स्तूप बनवा दिया, तो बाद में इसको हम लोग जो है स्तूप टीला भी बोलने लगे। मोहनजोदाड़ो के प्राप्त अन्य अवशेष क्या है? देखिए, आपको एक कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति मिलेगी, लगभग उसकी जो है लंबाई जो है 6 इंच से थोड़ी सी कम है, हाथ हथेली भर की नहीं है। दिल्ली के म्यूजियम में रखा हुआ है और पाकिस्तान कहता है कि हमारा होना चाहिए क्योंकि मिला तो मोहनजोदाड़ो में था। तो डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज की बनी हुई, उसी को हिंदी में कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति मानी जाती है। और बोला जाता है कि भारत में जो है अपने नाच के या नृत्य के, डांस की जो शुरुआत है ये हड़प्पा संस्कृति से ही हुई थी। ये पता चलता है इस मूर्ति को देखने के बाद। एक जो है पुजारी या योगी की मूर्ति भी मिलेगी, है ना, एक पुजारी या योगी की मूर्ति जो कि कपड़े पहने हुए, उनकी मूर्ति भी मिलेगी। और एक बात याद रखिएगा कि मुद्रा जो थी हड़प्पा की, उस पे अंकित थे पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, जिसको इंग्लिश में प्रोटो शिवा भी बोलते हैं। प्रोटो क्यों? क्योंकि आज जो शिव की मूर्ति है उससे थोड़ा सा तो अंतर था, लेकिन बहुत जो है सिमिलैरिटी थी, तो माना जाता है कि वो पशुपतिनाथ जो थे उन्हीं की मूर्ति है शिव की। वो आपको वहां के मुद्राओं पे मिलेगी मोहनजोदाड़ो की। तो कांसे की जो है नृत्य रत नारी की मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति, और मुद्राओं पर पशुपतिनाथ की जो है मूर्ति, ये आपको मोहनजोदाड़ो से मिल जाएगी। और क्या मिलेगा? देखिए, कुंभकारों की या मिट्टी के जो बर्तन के काम करते थे उनके 6 भट्टे मिल जाएंगे। भट्टे में आपके जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पकाना पड़ता है ना आग में, तो ऐसे 6 भट्टे मिल जाएंगे। सूती कपड़ों का भी वहां पे अवशेष मिलेगा, हाथी का कपाल खंड भी मिलेगा, गले हुए तांबे के ढेर भी मिल जाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि तांबे के सामान का निर्माण हो रहा था, इसीलिए तो गले हुए तांबे के ढेर मिल रहे हैं, पिघलाएंगे तब तो बनाएंगे। सीपी की बनी हुई पटरी मिल जाएगी। अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त जो है नरकंकाल मिलेंगे। अब कुएं से प्राप्त जो होता है अंतिम स्तर पे नरकंकाल, इसी कारण कई जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका यह कहना है कि कुएं में कई लाश मिले, इतने से यह पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति पे आक्रमण हुआ था। किसका? आपके आर्यन का। लेकिन अब इस पे काफी विवाद हो गया है, नए जो है रिसर्च उसके, तो आप ये जो है इस चीज को, जो किताब में लिखा हुआ है बस इतना जानिए कि कुएं से जो आपको कई सारे नरकंकाल मिलते हैं एक ही साथ। घोड़े के दांत एवं गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा विवाद है। यूपीएससी का यह कहना है कि घोड़ा नहीं था, और कई विद्वानों का यह कहना है कि वो घोड़ा नहीं है, उससे मिलता जुलता कुछ और है। लेकिन यहां पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है कि घोड़े के दांत और गीली मिट्टी के कपड़े के साक्ष्य भी मिले, तो घोड़े के दांत आप याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो तो सीख लिया, लेकिन चन्हुदाड़ो क्या है? मोहनजोदाड़ो के ही आसपास 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चले जाइए, बलूचिस्तान में एक जगह है चन्हुदाड़ो। इसकी खोज की थी सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में। देखिए हड़प्पा कब? 1921। उसके थोड़े टाइम बाद क्या? मोहनजोदाड़ो। लेकिन 1931 ईस्वी में एमजी मजुमदार ने जो है मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दूर क्या खोजा? चन्हुदाड़ो नाम की एक सभ्यता खोजी, जो कि सैंधव घाटी सभ्यता की थी। 1935 में जो है 1931 में खोज की, 1935 में उसमें उत्खनन भी होने लगा। उत्खनन किसने कराया? पहले ही आपको मैके नाम का एक जो है आपको मैंने पुरातत्वविद बताया था, उन्होंने उसके जो है उत्खनन करवाई। कहां की? चन्हुदाड़ो की। ये भी जो है आपके पाकिस्तान के सैंधव सभ्यता की सिंध जो है प्रांत पे, वहां पे अवस्थित है। ये जो चन्हुदाड़ो है उसकी खासियत क्या है कि यहाँ के सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जैसे कि मतलब हड़प्पा के पहले की संस्कृति के भी अवशेष मिल जाएंगे आपको चन्हुदाड़ो में। कौन कौन सी संस्कृति के? देखिए झूकर संस्कृति थी एक, और झूकर झांकर संस्कृति बोलते, साथ में बोलते हैं झूकर झांकर संस्कृति, उसके अवशेष भी मिलेंगे। ये हड़प्पा के पहले की संस्कृति थी। हड़प्पा में जब नगरों का विकास हुआ उसके पहले भी कुछ नगर बन रहे थे, वो थे झूकर झांकर संस्कृति। ये जो है चन्हुदाड़ो से आपको मिल जाएगा वहां पे, और हड़प्पा वाला तो मिलेगा ही मिलेगा वहां पे।
जब खोज की गई तो वहां पे जो अवशेष मिले चनुदाड़ो में, उससे यह पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं एक औद्योगिक केंद्र था, क्योंकि यहां पे देखिए मणिकारी मतलब मणि बनाने की जो है कई आपको उपकरण मिल जाएंगे, मुहर बनाने के अवशेष मिल जाएंगे और भार माप के बटखरे भी मिलते हैं। तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल टाउन था चनुदाड़ो या फिर औद्योगिक केंद्र था। मैके को यहां से मनके बनाने का कारखाना या बीड फैक्ट्री, एक माला होती है ना, माला हुई गोल सी, चलिए उकेर नहीं रहा, माला हुई गोल सी, तो उस पे जो मनके होते हैं तो उसको बीड बोलते हैं इंग्लिश में। तो मनके बनाने के कारखाने जो है मैके को यहां पे मिले थे और भट्टी भी प्राप्त हुई थी जहां पे उसको तपाया जाता होगा, बनाया जाता होगा। तो और क्या चीजें मिली हैं आपको चनुदाड़ो से, ये भी याद रख लीजिए। देखिए अलंकृत हाथी मिला, हाथी मिला है, हाथी की मूर्ति जिसको सजाया हुआ है काफी, खिलौना मिला है, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह दिखाए गए हैं, सौंदर्य प्रसाधन भी मिले। देखिए लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक आज वाली नहीं है, वो मिट्टी जैसे हुआ, गेरू मिट्टी वगैरह हुआ, जो लाल मिट्टी हुआ जिसमें कि लोहे की थोड़ी ज्यादा मात्रा होगी, तो उससे बने हुए लिपस्टिक के जो है अवशेष मिलते हैं यहाँ पे। चनुदाड़ो में एक पूरा स्थल है जहां से वृक्काकार ईंटें मिली हैं, ठीक है, वृक्काकार ईंटें मिली हैं। कहां पे? चनुदाड़ो के स्थल से, पूरा स्थल से। यहां किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, किसी दुर्ग का या सिटाडेल का अवशेष, जो पश्चिमी भाग में दुर्ग होता है, वो चनुदाड़ो में आपको नहीं मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्यारे भारत में, हमारे प्यारे भारत में वहां भी अवशेष मिले हैं। गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है, अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी है, भोगवा नदी के किनारे लोथल नाम की एक सैंधव घाटी सभ्यता की जो है निशानी मिली है और इसकी खोज जो आजादी के बाद डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में। गुजरात के अहमदाबाद के भोगवा नदी के किनारे लोथल नाम की सैंधव घाटी सभ्यता की जो है शहर की जो है खोज डॉक्टर एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में की थी। देखिए सागर तट पर स्थित यह स्थल जो है पश्चिमी एशिया से एक व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। अब सभ्यता संस्कृति ऐसे हड़प्पा बस गई है ना, गुजरात यहाँ पश्चिमी भाग में हो गया। यहाँ पे अहमदाबाद के आसपास कोई नगर होगा तो वो जो है ईरान वगैरह से, इराक वगैरह से, जो मेसोपोटामिया वगैरह का जो एरिया था या मिस्र का था, उससे जो है वो ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, है ना, व्यापार करेगा उस बंदरगाह से। और सुनिए गुजरात में ही लोथल नगर था। लोथल नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो नगर प्रतीत होता है। जो गुजरात का जो लोथल है वो इतनी ज्यादा उसकी जो है मतलब इतना ज्यादा समान है वो आपके मोहनजोदाड़ो से कि या हड़प्पा से, कि गुजरात का जो लोथल नाम का जो पुरातत्व स्थल है जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, उसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो नगर भी बोल सकते हैं हम लोग। चूंकि समुद्र के किनारे है तो उनका जो है व्यापार होता था बाहर वालों से। तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको मुद्रा या सील मिलेगी। सील क्या होती है? देखिए कोई भी पैकेट आप सामान का भेजते थे तो उसके ऊपर एक सील लगा देते थे, आज इंग्लिश में जो वर्ड है, तो सील का मतलब ही होता था ऐसा, लेकिन वो मतलब आपको मुहर भी बोल सकते हैं। तो उस पर कुछ चीजें उकेर दी है ना, अपनी लिपि उकेर दिया, किसी भगवान जो है किसी जानवर को दिखा दिया और जो है आपका पैकेट जो है उसके ऊपर जो थोड़ा ऐसा सील लगा दिया। अब वो सील हट गया तो मान लिया कि बीच में चोरी हो गई सामान की। तो मुद्रा भी मिलेगा, सील भी मिलेगा। कहां का? फारस का। और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी प्राप्त होते। इससे पता चलता है कि फारस से इनका जो है बिजनेस रिलेशन था, है ना, व्यापार होता था। लोथल में जो है गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए। लोथल का खासियत यह है कि लोथल का जो नगर वाला इलाका है और जो आपका वहां उनका जो सिटाडेल बताया था मैंने आपको, दोनों जो देखिए एक प्राचीर से घिरे हुए, एक बाउंड्री लगाई हुई है। ये लोथल की खासियत है। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है कि इसको जो है जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड है यहाँ पे। मतलब क्या? चूंकि पोर्ट का इलाका है, किनारे का इलाका है, तो यहाँ पे बंदरगाह बना हुआ है लोथल में, तो इसको जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड भी बोलते हैं। डॉकयार्ड मतलब क्या? कोई भी जो आपके समुद्र का जो बड़ा सा शिप है या फिर नाव है वो अपने आप को अस्थिर रखने के लिए वहां पे जो है आएगा, रुकेगा, तो डॉकयार्ड बनेगा। तो वो जो जहाजों की गोदी बोल सकते हैं हिंदी में। लोथल की एक खासियत है कि वहां से एक बड़ा जो है बंदरगाह माना जाता है कि वहां पे था। और क्या मिला है लोथल से? देखिए चावल या धान। धान मतलब क्या हुआ? मतलब जब आप चावल को बनाते नहीं उसके पहले जो पूरा जो छिलके के साथ होता है उसको धान बोलते हैं। और धान और बाजरे का साक्ष्य मिलेगा। फारस की मोहर पहले ही बता दी। और घोड़े की लघु मृण मूर्ति भी मिलती है। इसी को यूपीएससी नकार देता है, लेकिन यहां हम पढ़ा रहे हैं आपको कि घोड़े की एक लघु जो है मृण मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी मूर्ति भी मिलेगी। 3 युगल समाधियां भी यहां पे आपको मिल जाएंगी। कहां पे? लोथल में, जो कि गुजरात में है। अब गुजरात के साथ बात हो गई तो राजस्थान के साथ नाइंसाफी कैसे करें? राजस्थान का देखिए जो आज हनुमानगढ़ जिला है वहां पे एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा में जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। खोज की थी अमलानंद घोष ने कालीबंगा या कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिला में है। वहां पे जो है आपको सभ्यता संस्कृति मिलेगी हड़प्पा की या सैंधव घाटी की। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खासियत यह है कि यहां पे देखिए सैंधव सभ्यता की तो खोज हुई ही हुई है,
प्राक सैंधव सभ्यता संस्कृति के भी पुरावशेष मिले हैं। वो आपके कालीबंगा का जो दुर्ग वाला जो एरिया है वही उसी टीले में मिले हैं। तो मतलब सैंधव घाटी सभ्यता तो है ही यहां पे, थी ही, साथ ही साथ प्राक सैंधव सभ्यता भी थी कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में। एक बात यह कि जो आपके देखिए मोहनजोदाड़ो के जो भवन थे, जो घर थे, वो पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन ये जो कालीबंगा के घर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग जो है घर बनाने में नहीं होता था कालीबंगा में, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पे पक्की ईंटें थी नहीं। नालियां हो गई, कुआं हो गया, स्नानागार हो गए, वो कालीबंगा में भी जो है पक्की ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा की खासियत क्या है जो आपके यूपीएससी या स्टेट पीएससी में पूछ देते हैं, यहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेतों में जो जुताई की जाती है आज अपने फसल लगाने से पहले, उसके साक्ष्य जो है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो है आपको कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले से मिल जाते हैं। लेकिन जुताई जो है काफी आड़ी तिरछी की गई है। अब मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के समान जो है यहां से भी 2 टीले मिले हैं, है ना, 2 टीले। एक तो हो गया आपका दुर्ग वाला और एक नगरीय टीला। दोनों टीले जो हैं सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। पूर्व की स्थित जो टीला है जो कि बड़ा है, मैंने आपको वही पहले बोला था कि नगर वाला जो इलाका था वो बड़ा होता था, लेकिन पश्चिम की तरफ का जो टीला होता था तो छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था। पश्चिमी टीले को जो है कालीबंगा प्रथम जो है टेक्निकल नाम दे दिया गया पुरातत्वविद ने, और यहां से भूकंप का साक्ष्य मिला। पता चलता है खुदाई करें तो कि यहां कभी ना कभी भूकंप भी आया था, क्योंकि कई जो स्ट्रक्चर हैं इस तरह से हिले हुए दिखते हैं जो कि भूकंप से ही हो सकता है। दुर्ग या गढ़ वाला जो टीला है उसके दक्षिण के अर्धमार्ग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हुए थे। एक चबूतरे पर देखिए अग्निकुंड दिखा हुआ था, तो पता चलता है कि हवन वगैरह करते होंगे। कुआं भी है, तो जो वहां पे पुरोहित वगैरह स्नान लेते होंगे। पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, और इस गर्त में पशुओं की हड्डियां मिलती हैं आपको। और जो दूसरा चबूतरा है उस पर क्या मिलेगा, 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं। चूंकि वेद में जो है अग्निकुंड की बात होती है तो माना जाता है कि वेदिकाएं थी, पंक्ति में बनी हुई हैं 7। और यहां से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें और मृदभांड के टुकड़े भी मिलते हैं। कहां पे, आपके जो कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, वहां से सेल खड़ी तथा मिट्टी के मुहरे मिलती हैं और मृदभांड के टुकड़े भी मिलते हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे। तो यहां पे मैं इस लेक्चर को रोकना चाहूंगा। अभी जो हड़प्पा कालीन स्थल और खोज करता है, यहां से मैं नए लेक्चर की शुरुआत करना चाहूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, कोविड है तो घर पे रहना है, पढ़ाई अच्छी करें ताकि यूपीएससी स्टेट पीएससी इस बार कवर हो जाए और आपको जो है एक बढ़िया सी जो है सरकारी नौकरी मिल जाए। चलिए अपना ध्यान रखें।